वेलकम बैक टू द चैनल। अपने मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो मैंने 2 लेक्चर डाले हैं, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसको समझ लिया होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है, समझा है, तो उसको एक बार देख कर समझ लीजिए ताकि हम इस लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू कर सकें। नहीं तो ऐसा होगा कि मैं पढ़ाऊंगा और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए आपको उन लेक्चर्स को, वो जो बेसिक लेक्चर्स है थे, जिनमें मैंने डेफिनेशंस को कवर किया है, कुछ बेसिक्स चीज़ों को कवर किया है। अच्छा, बेसिक्स के साथ साथ उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी समझाया है कि नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती थी, सिनेप्स क्या होता है, उसके बाद न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो आप उन वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 को। तभी आप इस लेक्चर 3 को कंटिन्यू करिएगा, अन्यथा हो सकता है कि आप समझ नहीं पाए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज के क्लास का टॉपिक क्या है? आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। इन 3 पार्ट्स में ये जो तीनों एक्शंस हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, कैसी होती है, क्या होती है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाकर आराम से रिफ्लेक्स आर्क को समझेंगे। ठीक है, तो अपना नोट्स निकाल लीजिए और लेक्चर देखना शुरू कीजिए, और उसके बाद लेक्चर देखते समय नोट्स बनाते रहिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा रुक जाइएगा। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये पिछले लेक्चर का इसका कोई काम नहीं है। मिटा दूं, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आराम से, टेंशन नहीं लेना है। और कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए साथ साथ ही। आप समझ गए होंगे कि कौन सा टॉपिक आज पढ़ाई होने वाला है। सबसे पहले हम ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन एक्शंस में हमारे बॉडी में कितने एक्शंस होते हैं, ह्यूमन एक्शंस, हम कैसे एक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप से कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है। वॉलेंटरी एक्शंस, एक एक के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, और समझते चलिए कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हुआ, उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं। इनवॉलेंटरी एक्शंस, इन उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शंस। इन तीनों को पहले लिख लीजिए। मैंने क्लासिफाई कर दिया है कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स की एक्शंस होती है: वॉलेंटरी एक्शंस, इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड सी रिफ्लेक्स एक्शंस। तो पहले हम वॉलेंटरी एक्शंस को पढ़ेंगे, उसका ठीक ऑपोजिट इनवॉलेंटरी एक्शंस है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारा बॉडी सुरक्षित रहे किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस समय हमारा बॉडी कैसे एक्ट करता है, रिफ्लेक्सली एक्ट करता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सर्दी हुई है, इसलिए मेरा आवाज हो सकता है थोड़ा सा बदला हुआ लगे। मिटा दूं? चलिए, एकदम आ जाते हैं अपने रिदम में, और हम लोग आज पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे वॉलेंटरी एक्शंस। मिटा दे रहा हूं। ठीक है, वॉलेंटरी एक्शंस। अब हम लोग टॉपिक दे रहे हैं वॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शन, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। हमारे बॉडी में वो सारी क्रियाएं, वे सारे एक्शंस जो हम लोग सोच समझ कर करते हैं, हमारी बॉडी में थिंकिंग प्रोसेस के बाद, सोचने समझने के बाद जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है, उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। इसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। अगर हमारी इच्छा होगी तो हमारा शरीर करेगा, अन्यथा हमारा शरीर उसको नहीं करेगा। हम उसको अपने विवेक से सोच कर समझ कर इन सभी एक्शंस को करते हैं। जैसे मैं चाहूं तो बोलूं और नहीं चाहूं तो नहीं बोलूं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं चाहूं तो और मैं बोलना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम अपने बॉडी पर कंट्रोल रखते हैं, तो वैसे एक्शंस जो हमारे डायरेक्टली विल पावर के कंट्रोल में है, उनको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। जैसे लिखना, बोलना, चलना, दौड़ना इत्यादि, ये जो सारी क्रियाएं हैं, इनको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। आप समझ गए होंगे कि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और ब्रेन के साथ साथ थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है,
हालांकि ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन का अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम को करने के लिए बना हुआ होता है। हम लोग ब्रेन वाला जो पार्ट है वो एकदम अच्छे से एक लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में नहीं करेंगे। मैं ऐसा सोच रहा था कि ब्रेन को भी इसी लेक्चर में करा दूं, लेकिन मुझे लगा है कि ब्रेन के लिए एक अलग से लेक्चर ले लिया जाएगा, अच्छे से डिटेल में समझ लिया जाएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा वो। तो हमारा ब्रेन का वह पार्ट जो थिंकिंग में मदद करता है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। वॉलंटरी एक्शंस में जो सोचने में मदद करता है वो वॉलंटरी एक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अलग अलग ब्रेन का अलग अलग काम होता है। फोर ब्रेन मेनली सोचने में समझने में, जो सेरिब्रम का पार्ट है वो सोचने समझने में इत्यादि क्रियाओं में मदद करता है और क्रिएटिव होता है बहुत ज्यादा। तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए, क्योंकि हमारा सोचना इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। इसको हिंदी में अगर इसको नाम दे तो इसको कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन बना देते हैं। एक्शंस एक्शंस which are under control of our will, यानी कि हमारे इच्छा 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 इस विल मतलब इच्छा पे डिपेंड करती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन इन्वॉल्व यानी कि ब्रेन इसमें काम करता है। इन्वॉल्व ब्रेन के साथ साथ इसमें थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है। थिंकिंग इन्वॉल्व, ब्रेन और थिंकिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं। जैसे बोलना, जैसे आप लिख रहे हैं, तो लिखना क्या है, लिखना एक वॉलंटरी एक्शंस है। आप चाहें तो लिखिए, आप चाहें तो नोट्स नहीं बना सकते। आप बोल सकते हैं कि नहीं, नोट्स कल बनाऊंगा या परसों बनाऊंगा, ये भी बोल सकते हैं। तो ये एक वॉलंटरी एक्शंस है। आप बिना सोचे नहीं लिख सकते हैं। आप अगर लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, तो ए लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ए कैसे जाएगा, आपका हाथ कैसे मूव कर रहा है। ये सारे एक्शंस हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो राइटिंग इज विच टाइप ऑफ एक्शन, राइटिंग इज अ वॉलंटरी एक्शन। राइटिंग किस टाइप का एक्शन है, राइटिंग एक वॉलंटरी एक्शन है। हमारा जो ब्रेन है इसमें इन्वॉल्व होता है। और थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जो थिंकिंग है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। बहुत लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स जो है वो एक साथ एक दूसरे से क्या इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्ट करने के बाद उनका जो आउटपुट होता है वो मोटर नर्व्स के द्वारा इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। मोटर नर्व क्या होता है, इफेक्टर्स क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, इस लेक्चर में बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें टाइम भी लगता है। अच्छा, इसमें ये कैसा होता है, टाइम थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगता है। टाइम इसमें क्या लगता है, मोर टाइम लेता है ये। क्यों लेता है मोर टाइम, क्यों लेता है, क्योंकि इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है। मोर टाइम क्यों लेता है, ये टाइम ज्यादा क्यों लेता है, क्योंकि इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है। अगर हम सोचेंगे, अगर हम समझेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा यानी कि जो वॉलंटरी एक्शंस है ये थोड़ी सी ज्यादा टाइम लेती है रेदर देन की इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शंस। वो जो दोनों एक्शंस थी उनके कंपैरिजन में वॉलंटरी एक्शन थोड़ा अधिक समय लेती है। उनके कंपैरिजन में थोड़ा अधिक समय लेती है वॉलंटरी एक्शन, थोड़ा अधिक समय लेती है। किनके कंपैरिजन में, इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस के कंपैरिजन में थोड़ा अधिक समय लेती है। ठीक है, तो वॉलेंटरी एक्शंस आप समझ गए होंगे कि एक्शंस विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारी इच्छा के अंदर। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल हो सकता है राइटिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा। बहुत सारी क्रियाएं हो सकती है। तो ये जो मेजर एग्जांपल्स है तो मैंने उसको लिख दिया। अब हम देखेंगे इनवॉलेंटरी एक्शंस। मिटा दूं, समझ में आ गया, समझ में आ गया, मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। अच्छा, मैं तो इसमें माइनर चेंज करूंगा, लेकिन आपको पूरा दोबारा लिखना है। आपको पूरा लिखना है, दोबारा नोट्स में लिखना है। मैं यहां पे इन लगा दूंगा। एक्शंस विच आर नोट
बस मेरे लिए जो डेफिनेशन था वो बन गया। यानी कि वैसे एक्शंस जो हमारे विल के अंदर कंट्रोल नहीं किए जा सकते उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने शरीर से अभी पसीना निकाल दीजिए, तो पसीना निकाल देना ये कोई आपके विल के अंदर कंट्रोल का बात नहीं है। ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि पसीना निकाल दे, या मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए ये आपका हार्ट है, मान लीजिए ये आपका हार्ट है। हालांकि हार्ट का डायग्राम ऐसा नहीं होता, मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है, ठीक है, एओर्टा निकलती है। एओर्टा एक आर्टरी है, ठीक है। मैं इसको बोलूं कि मान लीजिए इस आर्टरी की डायामीटर है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। इसकी डायमीटर कितनी है? 10 मिलीमीटर। और मैं इसको बोलूं, मैं आपको बोलूं कि इस आर्टरी की, ये जो आर्टरी है इसका डायामीटर आप 5 मिलीमीटर कर दीजिए, यानी कि इसको श्रिंक कर देना, इसका डायमीटर कम कर देना। अच्छा, डायमीटर कम करने से क्या होगा? हम अक्सर देखते हैं कि जो पाइप होते हैं, पाइप को अगर उसके टिप को हम दबा दें तो जो पानी निकल रहा है वो और ज्यादा प्रेशर से, वो और ज्यादा तेज निकलना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए हमारे बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो हमारा बॉडी क्या करेगा? हमारे बॉडी के पास जो मैकेनिज्म है वो क्या करेगा? वो हमारे वेसल्स को दबा देगा, वो हमारे वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। कंस्ट्रिक्ट यानी कि उसको पतला कर देगा ताकि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। देखिए, बीपी कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो हमारा बॉडी खुद से क्या कर सकता है? हमारा बॉडी खुद से क्या कर सकता है? इसको मेंटेन करने के लिए क्या कर सकता है? ये क्या करेगा? ये जो इतनी मोटी वेसल है, इतनी मोटी वेसल्स है, इसको थोड़ा सा पतला कर देगा ताकि ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए। ब्लड का जो प्रेशर है वो थोड़ा हमारे बॉडी में बढ़ जाए और हम इस डिक्रीज ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके। तो हमारा बॉडी ये अपने आप करता है, कर लेता है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आप सोचकर इसको कम कर दीजिए, तो सोचकर आप कैसे कम कर सकते हैं? तो ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हमारे बॉडी के द्वारा अपने आप ही कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, ब्रेन का अलग पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे फोर ब्रेन वॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व होता है, उसी प्रकार से मिड ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या होते हैं अभी सिर्फ याद कर लीजिए। कल ही मैं उसको एकदम अच्छे से समझा दूंगा ताकि आप समझ पाए कि कौन सा पार्ट ब्रेन का इसमें इन्वॉल्व है। अभी सिर्फ उसका मिड ब्रेन या मेडुला ऐसा याद रख लीजिए, जो मैं अभी लिखने वाला हूं समझ लीजिए, उसको याद रख लीजिए, कल उसको मैं डिटेल में समझा दूंगा। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि इस आर्टरी का जो डायामीटर है इसको कम कर दीजिए या इसको बढ़ा दीजिए, ना तो आप इसको बढ़ा सकते हैं ना इसको आप घटा सकते हैं अपने विल के द्वारा, अपने इच्छा के द्वारा ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे विल के अंदर कंट्रोल नहीं की जा सकती है। तो ये कैसी एक्शंस है? ये जो क्रिया हुई है, ये जो घटना हुई है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है। यानी कि श्रिंकिंग और डायलेशन ऑफ आर्टरी और वेन। श्रिंकिंग और डायलेशन, श्रिंकिंग यानी कि पिचकना और डायलेशन यानी कि फैलना, और आर्टरी और वेन यानी कि धमनी या सिरा, कोई भी हो सकता है, आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका हार्ट अभी 72 बीट पर मिनट, यानी कि आपका हार्ट अभी 72 बार धड़क रहा है एक मिनट में। यानी कि एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार। मैं आपको बोलूं कि आप बैठे रहिए, आप चुपचाप वैसे ही बैठे रहिए और एक मिनट में आप 100 बार कर दीजिए, 100 बार। तो आप ये कर सकते हैं क्या? आप अपने हार्ट बीट को डायरेक्टली अपने विल पावर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। हाँ, जो दिल धड़क रहा है वो आपके सोचने से नहीं धड़क रहा है। आपके सोचने या नहीं सोचने से आपका दिल नहीं धड़क रहा है। नहीं तो आप कभी भी सोच सकते हैं कि मेरा दिल नहीं धड़के, आप उसी समय गिर के मर जाएंगे। तो ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये आपके बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि आप सोचकर उसको बंद मत कर दीजिए। आप मान लीजिए सोए और सोएंगे तो क्या होगा? हो सकता है कि अच्छा, एक और बात, आप दिन भर याद रख सकते हैं, कि मेरा दिल धड़के ताकि मैं जिंदा रहूं, आप दिन भर याद रख सकते हैं, आप रट सकते हैं उसको। लेकिन जैसे ही आप सोएंगे आपका वहां से ध्यान भटकेगा। और हो सकता है कि अगर भगवान ने ऐसा किया होता, अगर प्रकृति ने, भगवान शब्द हटा दीजिए, अगर प्रकृति ने ऐसा किया होता कि हम याद रखेंगे तो हमारा दिल धड़केगा, अगर भूल जाएंगे तो नहीं धड़केगा, तो होता ये कि आप सोते और मर जाते, सोते ही मर जाते। इसीलिए बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम सबको अलाइव रखने के लिए ऐसा किया गया कि इसको इनवॉलेंट्री एक्शंस में रखा गया,
ताकि ये हमारे सोचने पर डायरेक्ट डिपेंड नहीं करे, ये कहीं किसी और चीज से कंट्रोल किया जाता है। तो हार्ट बीट हमारा सोचने पर कंट्रोल सोचने के कंट्रोल के अंदर नहीं है। ठीक है, आप इसको एकदम क्लियरली समझ लीजिए, ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव बचाव का एक तरीका है ताकि हम जिंदा रह सके। नहीं तो अगर सोचने पर डाल दिया जाए तो हो सकता है कि कोई गुस्से में आके सोच ले कि मैं हमको हमारा हार्ट बीट बंद हो जाए तो मर जाएंगे, बात खत्म हो गया। तो इसीलिए होता है। तो इसके इसका 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 एग्जांपल क्या हो सकता है? हार्ट बीट। हार्ट बीट यानी कि हार्ट बीट को आप अल्टर नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस खुद भागना शुरू नहीं करते। अच्छा, एक और बात, आप भाग सकते हैं, भागने के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर के कारण सॉरी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी के लिए आप सांस लेंगे, सांस लेंगे यानी कि आपका जो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और ऑक्सीजन क्योंकि सभी कोशिकाओं तक जल्दी जल्दी पहुंचना चाहिए, इसीलिए आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। आपने सोच कर ऐसा नहीं किया है, आप सोच के दौड़ सकते हैं, दौड़ेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, आप जोर जोर से सांस लेंगे, सांस क्योंकि हमारे बॉडी में सभी ऑर्गन्स तक, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, इसलिए हार्ट जानबूझकर क्या करेगा? तेज तेज धड़कना शुरू करेगा ताकि हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो सभी ऑर्गन्स तक चला जाए। आप डायरेक्टली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दौड़ रहे हैं और मेरा हार्ट बीट बढ़ गया तो मैंने कंट्रोल किया, नहीं, आपने कंट्रोल उसको नहीं किया है। मिटा दूं? यानी कि हमारे ब्रेन के किसी और पार्ट के द्वारा वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल होती हैं, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती हैं लेकिन किसी और पार्ट द्वारा। ब्रेन तो इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद थिंकिंग एब्सेंट। अच्छा, ये जनरली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी कि जनरली ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें आप ये 24 घंटा होने वाली क्रिया है। जैसे हार्ट बीट या हार्ट रेट बोल सकते हैं, ठीक है, हार्ट बीट। डायलेशन ऑफ वेसल और आर्टरी, डायलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन। डायलेशन यानी कि फैलना और कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सिकुड़ना। डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरी या वेन, कोई भी हो सकता है, आर्टरी या वेन, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्टमक में ईसोफेगस में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होती है, एक तो ये कहाँ होती है? एक तो होती है ये ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली में होती है, ईसोफेगस ग्रास नली में होती है, ठीक है। दूसरी ये मूवमेंट इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है उसको भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है ये हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने विल के द्वारा, हम सोचकर इसको अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपने अगर भोजन को निगला है तो ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी ही होगी, आप चाहें या नहीं चाहें, ठीक है। तो ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? मेनली इसमें मेडुला इन्वॉल्व होता है, लिख लीजिए मेडुला। इसको कल पढ़ा दूंगा मेडुला कहाँ होता है, कैसा होता है, क्या करता है। अच्छा, मेडुला बहुत सारे लगभग सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला it is the part of brain which controls nearly all types of involuntary actions, ये मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन है ये कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन जो क्रिया है, सांस लेना छोड़ना, ये जो श्वसन क्रिया है, ब्रीदिंग, इसको रेस्पिरेशन बोलने से अच्छा है हम इसको ब्रीदिंग बोलें, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। तो रेस्पिरेशन इज अ वास्ट टर्म, रेस्पिरेशन है जो वास्ट टर्म है, लेकिन ब्रीदिंग हम अगर बोलें तो ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है? आप सोचिए कि हम चाहते हैं तो अपना नाक, हम चाहें तो हम अपना सांस रोक सकते हैं, सांस रोक लिए, और चाहें तो सांस लें। तो ये ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है? वॉलेंट्री एक्शन है या इनवॉलेंट्री एक्शन है? आप ब्रीदिंग को किस में रखेंगे, वॉलेंट्री में या इनवॉलेंट्री में?
आप सोचिए कि हम चाहे तो सांस ले, चाहे तो सांस नहीं ले, हम सांस को रोक भी सकते हैं अपने कंट्रोल के द्वारा। तो वॉलेंट्री एक्शन हुई या इनवॉलेंट्री एक्शन हुई? तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले कि ब्रीदिंग इज अ वॉलेंट्री एक्शन, कुछ लोग बोले कि ब्रीदिंग इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन। जो सही जवाब है, ब्रीदिंग वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपको इसको याद रखने के लिए इसमें सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे ये जो ब्रीदिंग है, ये हमेशा होने वाली क्रिया है। आप इसमें अगर ज्यादा क्या करेंगे, आप इसको रोक सकते हैं। ब्रीदिंग को रोकना एक वॉलेंट्री एक्शन है, ब्रीदिंग वॉलेंट्री एक्शन नहीं है। आप चाहे तो कुछ देर के लिए अपने सांस को रोक सकते हैं, चाहे तो कुछ देर के लिए सांस को रोक सकते हैं, ये आपके क्या है, विल के अंडर है। लेकिन जो ब्रीदिंग है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। ये कैसा है, इनवॉलेंट्री एक्शन। अब वो ठीक वही लॉजिक इसमें भी है कि ये किस लिए है, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आप सोच कर रोक नहीं सकते हैं, सोचे और ब्रीदिंग रुक गई, आप मर जाएंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए ब्रीदिंग भी एक क्या है, ब्रीदिंग भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ब्रीदिंग भी एक प्रकार का इनवॉलेंट्री एक्शन है। ब्रीदिंग ब्रीदिंग इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन, ब्रीदिंग इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन, हार्ट बीट। तो हमने वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम रिफ्लेक्स एक्शन को और ज्यादा अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो जरूर पूछ लीजिएगा कि कहीं कोई डाउट तो नहीं, कहीं कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में एकदम डाउट आराम से पूछ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको जवाब दे दीजिएगा। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग इसमें एब्सेंट होती है, इसमें सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप सोए रहे हैं, सोते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, ये अपने आप हो रही है, ये अपने आप हो रही है। इसमें आपको अपने से अलग से सोच समझ के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रीदिंग, इसको ध्यान रखिएगा कि ब्रीदिंग भी एक प्रकार की इनवॉलंटरी एक्शन है जो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ब्रीदिंग को रोकना हमारे विल के कंट्रोल में है। हम चाहें तो अपना सांस रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए हम चाहें तो सांस रोक सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये किसके अंदर है, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर है। और मेडुला में इसका पार्ट होता है, मेडुला में इसका सेंटर होता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके बारे में ब्रीदिंग को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें नॉर्मल ब्रीदिंग पढ़ेंगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, रिप्स कहाँ जाता है, रिप्स ऊपर नीचे, कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन क्या क्या होता है, डायफ्राम कब नीचे रहता है कब ऊपर रहता है, इतना डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे उसको एकदम। और इतना अच्छा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आपको पढ़कर मजा आ जाएगा। आप सिर्फ 11th में आइए, उसके बाद मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। मिटा दूं, मिटाऊं, ठीक है, मिटा दूं। रिफ्लेक्स सेक्शन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि रिफ्लेक्स सेक्शन को मैंने पूरे वीडियो उठा के देख लिया है यूट्यूब पर, ठीक से समझ, स्लाइड से समझाते हैं। अच्छा, स्लाइड कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, देखिए ऐसा झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, मेरे पास क्या स्मार्ट बोर्ड वैसे भी नहीं है। स्लाइड से समझाने में दिक्कत क्या है, अगर मैं स्लाइड पर मान लीजिए पहले से, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे मैं पहले से बना बनाया भी ला सकता हूँ और पॉज करके आपको समझा भी सकता हूँ, ये भी हो सकता है। मैं खुद से अपने हाथ से इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप खुद से देख कर बना सके कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से बनाना है। स्लाइड के साथ दिक्कत यह है कि अगर आप स्लाइड पे कोई चीज ला रहे हैं तो बहुत सारे डायग्राम आप ऐसे ला सकते हैं जो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, जो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बनवाता हूँ। जो मैं बना सकता हूँ वही मैं आपसे बनवाऊंगा ताकि आप उसको ड्रॉ कर सके, समझ सके, खुद आप अपने हाथों को यूज करेंगे तो आपका ब्रेन, अच्छा हमारा ब्रेन का जो ब्रेन है वो हाथ पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रख सकता है, उंगलियों पर, उंगलियों की मूवमेंट्स पर। तो आप अगर अपने हाथ से कुछ लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो आपको अत्यधिक समय तक याद रहेगा, ना कि स्लाइड्स पे नहीं। उसके बाद मैं एक और काम करता हूं ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़े, मैं आपको अत्यधिक से अधिक समझाने का कोशिश करता हूं ताकि आप समझ जाएं, ग्रास्प कर ले, तो बाद में भी याद कर सकते हैं। याद करना कोई इशू नहीं है, आप बाद में ही याद कर लीजिए, कोई उसके लिए टेंशन नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शंस को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा अपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है?
ये किसका हिस्सा है? पार्ट ऑफ सीएनएस, पार्ट ऑफ सीएनएस, ठीक है। प्रेजेंट डॉर्सली रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए ये है, ये क्या है? ये ब्रेन है। ब्रेन में वैसे दो पार्ट्स होते हैं, ये है ब्रेन, ठीक है। और हमने ये बनाया था स्पाइनल कॉर्ड, ये ऐसा स्पाइनल कॉर्ड बनाया था, ठीक है। इसमें से बहुत सारी नर्व्स निकली हुई होती हैं, कुछ मोटर नर्व होती हैं, कुछ सेंसरी नर्व होती हैं। तो ये सारी नर्व्स हैं, ये सारी क्या है? ये सारी नर्व्स हैं। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यहां से लेकर यहां तक क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे डॉर्सल, अच्छा डॉर्सल क्या होता है? ये है वेंट्रल पार्ट ऑफ माय बॉडी। जो फेस का पार्ट है ये वेंट्रल पार्ट होता है, ये कैसा पार्ट होता है? और जो पीठ वाला पार्ट होता है ये डॉर्सल पार्ट होता है। तो हमारा हमारा जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, इसमें हमारे स्कल, ये है खोपड़ी, ये है खोपड़ी, ये है ब्रेन। ब्रेन अंदर का एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं बहुत सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है। हमारे स्कल में एक छेद होता है, हमारे स्कल में एक छेद होता है। इसी छेद के द्वारा ये जो ब्रेन है आगे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करती है, आगे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। यानी कि ये जो ब्रेन है इसी का एक्सटेंडेड पार्ट जो इस छेद के द्वारा, ये क्या है? ये स्कल है। स्कल यानी कि खोपड़ी। खोपड़ी और ब्रेन में अंतर है, ये है ब्रेन, ये है टिश्यू ब्रेन, ठीक है। ये है बोनी पार्ट, बोनी यानी कि बोन वाला स्ट्रक्चर है। खोपड़ी बाहर होती है, अंदर उसके ब्रेन होता है, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा छेद होता है, जिस छेद के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ आई होती है। इसको फोरामेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको फोरामेन, छेद को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। इस छेद को क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। अच्छा, हड्डी में अगर किसी भी प्रकार का कोई छेद है उसको फोरामेन ही बोलते हैं। यहाँ पे उस फोरामेन को मैग्नम बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये है। अब हम इनवॉलेंट्री एक्शन में, मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम ऐसे काटेंगे और उसको इस प्रकार से देख रहे होंगे। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे कुछ ऐसा रॉड लाइक नहीं है। हाँ, एक चीज है, देखिए मेरे पास ये कैंडिड का एक डिब्बा है, कैंडिड पाउडर। मान लीजिए ये है ये क्या है? एक स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड हम इसको इस तरह से काट रहे हैं, मान लीजिए काट लिए, और यहां से देख रहे हैं, यहां से देखेंगे, और जिसका स्ट्रक्चर मैं बनाने वाला हूं वो हम इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं देख रहे हैं, ऐसे हम देख चुके हैं। अब हम इसको काट कर ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि यहाँ से सेंसरी नर्व आ रही है, यहाँ से मोटर नर्व निकल रही है, ये डोर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अभी अभी मैंने बता दिया ये पार्ट ऑफ सीएनएस है। सीएनएस में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। डोर्सली यानी कि पीछे की तरफ प्रेजेंट है, और स्कल में यानी कि खोपड़ी में एक छेद है जिसके थ्रू ये नीचे की तरफ हमारे टेल तक गई हुई है, टेल बोन तक गई हुई है। हमें टेल नहीं होती है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सिलेंडर रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इतना समझ गए? चलिए, इतना ही हमको समझाना था। आगे हम इसको देखेंगे रिफ्लेक्स सेक्शंस क्या होती है। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्स सेक्शंस के बारे में बता दूं। रिफ्लेक्स सेक्शंस हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी एक्शंस हैं जो बिना थिंकिंग के अपने आप हो जाती हैं। अगर हम उसमें सोचने लगेंगे तो, जैसे वॉलंटरी एक्शन में अगर मैं बोल रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो मुझे मेरे दिमाग को बहुत सोच समझकर किसी वर्ड को यूज करना पड़ेगा कि मैं किस शब्द को किसके आगे पीछे रखूं। मैं किसी भी शब्द को कहीं भी नहीं रख सकता हूं, मैं गोल मटोल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपको समझने में बहुत अत्यधिक कठिनाई होगी, ठीक है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मुझे इन सभी क्रियाओं को करने के लिए अत्यधिक सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें अगर हम सोचने में अत्यधिक समय लगाएं तो हो सकता है हमारा बॉडी किसी ना किसी तरीके से हमारे बॉडी को हानि हो जाए। जैसे हम ये गर्म चीज तो छूने वाला हमेशा ही बोला जाता है, चलिए इसी का उदाहरण ले लेते हैं। अगर मैं किसी फ्लेम में अपना उंगली डाल दूं, अगर आपने छोटे बच्चे को देखा, छोटे बच्चे का उंगली अगर फ्लेम के पास खींच लेगा,
इसको बोलते हैं विड्रॉल रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स यानी कि अचानक से कुछ हो गया। विड्रॉल रिफ्लेक्स, विड्रॉल यानी कि खींच लेना, खींच लेना, विड्रॉल यानी कि खींच लेना। एक होता है नी जर्क रिफ्लेक्स। अगर आप नी कैप पर थोड़ा से हथौड़े से हल्का सा मारेंगे, आप मार कर टेस्ट मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है आप लिगामेंट तोड़ ले, अपने शरीर का कोई हड्डी तोड़ ले, तो आप मारने का कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन नी जर्क रिफ्लेक्स होता है, मैं अक्सर कभी कभी ऐसे देखता हूँ मारकर, तो हमारा नी क्या करता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करता है। हालांकि हमको पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ विड्रॉल रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है। तो हमेशा सोचना, हमेशा सोचना, हर स्थिति में सोचना, ये हमारे बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव नहीं है। हमारे बॉडी के लिए, अगर हमारा बॉडी आग में जल रहा हो और हम उस समय सोच रहे हैं कि हम निकलना है या नहीं निकलना है, तो हो सकता है बहुत अत्यधिक देर हो जाए और हम जल जाएं, और हम क्या हो जाए, जल जाए। इसीलिए हमारे बॉडी ने थिंकिंग को वहां पे रोक दिया है, वहां पे थिंकिंग को रोक दिया है कि आप यहाँ पे सोचने समझने का कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बॉडी को बाहर निकालना है, बाद में सोच समझ लीजिएगा, बाद में क्या कर लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये सेंसरी नर्व है, ये बाहर से कुछ चीजें ले जा रही है, बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन ले जा रही है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली ब्रेन के पास जाने वाला है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास, और ब्रेन यहां से सिग्नल देगा, तो ये मोटर नर्व्स के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन मान लीजिए आप हॉट ऑब्जेक्ट को, गर्म चीज को, गर्म तवे को, गर्म फ्लेम तो गर्म ही होता है, अगर फ्लेम को छू ले तो होगा ये कि स्पाइनल कॉर्ड अपने से ऊपर सिग्नल को जाने नहीं देगा, बोलेगा कि अभी हमारे बॉडी के लिए इमरजेंसी है, हम डायरेक्ट अभी इसको एक्शन ले लेते हैं। बाद में ब्रेन को बोल दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, मेमोरी के रूप में बोल दिया जाएगा कि हमने गलती से आग को छू लिया था और मेरा हाथ जलने ही वाला था, तब तक मैंने खींच लिया। ये बाद में ब्रेन को मेमोरी के रूप में दे दिया जाएगा कि ऐसा घटना अगर दोबारा हो तो तुम तैयार रहना, ऐसी घटना दोबारा हो तो तुम तैयार रहना, एकदम फास्ट एक्शन के लिए, ठीक है, समझ गए। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जाने नहीं देगा खतरे के समय। तो हम इसी चीज को पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का जो सेक्शन है, काट के उसको देख रहे हैं, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है। इसको हो सके तो बना ही लीजिएगा, ठीक है, इसको बना ही लीजिएगा। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं, मिटाऊं। अब हम रिफ्लेक्स सेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, डिवाइन नहीं, रिफ्लेक्स सेक्शन। इंक डाल लिया जाए। ये बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में सॉरी, रिफ्लेक्स एक्शन। सडन रिएक्शन of our body in order to protect itself from any kind of any मतलब from some kind of danger, some kind of sudden danger, some kind of sudden change in यानी कि जो सडन रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा कुछ एकदम अचानक से ऐसा रिएक्शन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, फ्रॉम सम काइंड ऑफ सडन चेंज इन एनवायरनमेंट।
इन्वायरमेंट में, वातावरण में, सेल के बाहर कुछ चेंज हो रहा है, सेल के बाहर या बॉडी के बाहर कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जो बॉडी के लिए खतरा हो सकता है, उसी से बचने के लिए बॉडी इसको अपने आप परफॉर्म कर देती है बिना सोचे समझे, ठीक है। इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि थिंकिंग के लिए ब्रेन चाहिए, और ब्रेन के पास सिग्नल जाने नहीं दे रही है। कौन जाने नहीं दे रही है? स्पाइनल कॉर्ड जाने नहीं दे रही है। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व ब्रेन एंड थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व ब्रेन एंड थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व, यानी कि ये दो चीजें इन्वॉल्व इसमें नहीं होती हैं। ब्रेन और थिंकिंग जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अच्छा, और क्या? बस यही 2 पॉइंट था जो मुझे। अच्छा, ये कैसा रिएक्शन है? बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी को बचाना होता है। ये सब मैंने समझा दिया था। अब हम रिफ्लेक्स आर्क को देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है रिफ्लेक्स आर्क। वही सेक्शन बनाने वाले हैं। एनसीईआरटी में भी ऐसा ही कुछ दिया है, छोटा बनाते हैं, नहीं तो हमारे पास जगह नहीं है, बोर्ड ही बहुत छोटा है। तितली तितली तितली। ठीक है, ये है हमारा हाथ। ये क्या है? हाथ है। ठीक है, ये हाथ है। हाथ में मसल्स तो होंगे ही। हाथ में क्या है? मसल्स। ठीक है, यहां से जाएगा सेंसरी। ये सेंसरी न्यूरॉन है जो क्या ले जा रहा है? स्टिमुलाई ले जा रहा है, ठीक है। और यहां से मोटर न्यूरॉन आ रही है। यहां से क्या आ रही है? मोटर न्यूरॉन जो ला रही है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क। मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए ताकि मैं देख लूं ये पार्ट कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा। एकदम क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ऐसे फ्लेम है, ठीक है। फ्लेम है, ये किसी चीज से फ्लेम आ रही है, हमें क्या मालूम ये किस चीज से आ रही है, ठीक है। ये है सेंसरी न्यूरॉन। अब ये मत पूछ दीजिएगा कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, नहीं तो यहीं पे मैं गिर जाऊंगा। अरे क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन? क्या? कोई भी स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस, उस स्टिमुलस को क्या कहाँ ले जाता है? ये सीएनएस की तरफ ले जाता है। सीएनएस की तरफ ले जाता है। कहाँ ले जाता है ये? सीएनएस की तरफ। ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है जो अंदर तक गया है। हम ऐसे इसको काट दिए, हमने ऐसे काट दिया, ठीक है। ये अंदर की तरफ ऐसे गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है? यहाँ पे स्टिमुलाई है हीट। जो हमारे जो बॉडी में, हमारी स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं, जो हीट के लिए रिसेप्टर्स हैं, वो सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद ये सिग्नल किस में जाएगा? ये सिग्नल डेंड्राइट्स के थ्रू साइटोन में जाएगा, साइटोन्स के थ्रू होते हुए एक्सॉन में जाएगा, और एक्सॉन से होते हुए अन्य सभी नर्व्स के द्वारा होते हुए ये सेंसरी न्यूरॉन किसको, सिग्नल को ले जा रहा है। ये किसको ले जा रहा है? सिग्नल। कहाँ ले जा रहा है? सीएनएस। यहाँ पे सीएनएस में क्या है? ये है अपना स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड की अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। ये ग्रे पार्ट होता है, ये ग्रेइश होता है, ग्रे
थोड़ा ब्राउनी ग्रे होता है, ग्रे। और ये होता है व्हाइट पार्ट, व्हाइट मैटर इसको बोलते हैं, व्हाइट मैटर। हालांकि अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, ठीक है। ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। और ये है इंटर न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूं, इंटर न्यूरॉन दो पार्ट्स, दो टाइप्स के हो सकते हैं। इंटर न्यूरॉन इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी हो सकते हैं। मैं अभी समझा देता हूं क्या होता है इनहिबिटरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में दो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट ग्रेइश पार्ट होता है, ये ग्रेइश पार्ट है, ये ग्रेइश पार्ट है। और बाहर वाला पार्ट क्या है, व्हाइट वाला पार्ट है। यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, यहाँ पे स्टिमुलाई है हीट। हीट क्या है, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई, स्टिमुलस, स्टिमुलस या स्टिमुलाई। हीट के जो रिसेप्टर्स हैं, हमारे स्किन में हीट के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नाक में ऊपर की ओर क्या बोलते हैं, फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स के ऊपर की ओर वहां पे पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और वहां पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी होती हैं जो हमारे सुगंध को, दुर्गंध को हमारे ब्रेन के पास ले जाती हैं, उसको सेंस कर ले जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे स्किन में हीट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, वो हीट को क्या करते हैं, हीट के द्वारा एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने के बाद उनमें क्या होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी प्रकार से सिग्नल जनरेट होता है। और सिग्नल आगे की तरफ जाता है, किसके पास, किसके पास जाएगा, हमने गर्म चीज को छू लिया है, हमने गर्म चीज के छू लिया है। और क्योंकि ये एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। देखिए, ये कोई हवा की बातें नहीं की जा रही है, ये ग्राउंड की बातें की जा रही है। अगर थोड़ा सा फ्लेम हो, उस फ्लेम में आप उंगली डालने का कोशिश कीजिए, जला मत लीजिएगा, पूरा हाथ मत जला लीजिएगा, हल्का सा उंगली डालने का कोशिश कीजिए, आपका हाथ अपने आप खींच जाएगा। आप सोचिए या नहीं सोचिए, आप ये काम कीजिए, आप एकदम सोच लीजिए कि हम हाथ नहीं खींचेंगे, हमको हाथ खींचना ही नहीं है, खींचना ही नहीं है। आप डालिए, आपका हाथ खींच ही जाएगा। आप कुछ भी कीजिए, आपका हाथ खींच जाएगा। ये रिफ्लेक्स है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसमें आप थिंकिंग करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, खींच जाएगा। आप ज्यादा देर तक रखिएगा, आपका हाथ जल जाएगा। आप ज्यादा देर तक रखिएगा, आपका हाथ जल जाएगा। आप हाथ आराम से खींच लीजिएगा, उसमें कुछ होगा नहीं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि हमारा बॉडी किसी भी चीज से कोई सडन चीज अचानक से हो रही है तो उससे हमारा बॉडी अपने आप प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं। ज्यादा देर तक डाले रहिएगा तो जल जाएगा, ज्यादा देर तक डाले रहिएगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। रिफ्लेक्स यानी कि अचानक से कुछ हो रहा है, हम खींच लिए हाथ, अचानक से कुछ हो रहा है, खींच लिया हाथ। सोच समझ के डालिएगा तो जल ही जाएगा। हीट स्टिमुलाई है, और स्टिमुलाई को कौन ग्रहण करता है, इसके लिए रिसेप्टिव कौन है, हमारे त्वचा में, हमारे स्किन में इसके रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको ग्रहण करते हैं और इसका सिग्नल भेजते हैं हमारे सीएनएस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड यहां से सिग्नल भेजता है, या तो इस मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा या क्या करेगा, रिलैक्स कराएगा। तो क्योंकि हमको इसको खींचना है तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ताकि मसल खींच जाए। अगर हम उसको रिलैक्स कर देंगे तो वहीं पे रह जाएगा। रिलैक्स यानी कि छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। हम इसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हम अपना हाथ खींच पाएंगे। यानी कि ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इस मोटर सिग्नल के द्वारा, ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये जो सिग्नल ला रही है, ये कैसा सिग्नल ला रही है, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। इसी को बोलते हैं विड्रॉल रिफ्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्स, ठीक है। यानी कि हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, ये हमारे लिए इमरजेंसी का सिचुएशन था। इमरजेंसी सिचुएशन का सिग्नल गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने वहां से भेजा क्या, मोटर सिग्नल के द्वारा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया गया ताकि हमारा हाथ वहां से खींच जाए और हमारा बॉडी प्रोटेक्ट हो जाए। इसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये जो जितना आर्क है, यहां से लेकर यहां से, इसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं।
रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के पार्ट कौन कौन है? सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे रिफ्लेक्स आर्क के पार्ट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछिए, पूछिए, सोचिए, समझिए, उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। और एनसीईआरटी को आप रीड कर सकते हैं, थ्रोली रीड कर सकते हैं। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एनसीईआरटी से ज़्यादा ही समझा दिया है। एनसीईआरटी में जितना दिया नहीं उससे भी ज़्यादा समझा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू, बाय।